Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about oxygenic and non-oxygenic photosynthesis. Non-oxygenic photosynthesis is also known as anoxygenic photosynthesis. अगर इनकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग. इन दिस प्रोसेस वाटर इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर and it take place in green plants. और अगर अनऑक्सीजेनिक photosynthesis की बात की जाए then it is a non-oxygen evolving process which take place in sulfur bacteria and it do not use water as an electron donor and oxygen is not evolved in this process. तो इस तरह करके आप इन दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे. उसके बाद आप बताएंगे ये चीज़ भी बतानी है कि ऑक्सीजेनिक ग्रीन प्लांट्स में होती है और नॉन ग्रीन प्लांट्स या फिर सल्फर बैक्टीरिया के अंदर होती है. इसके बाद अगर इसकी जनरल इक्वेशन देखी जाए तो वो इस तरह से होती है. ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है. यहाँ पे ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है. ए जो है ये ऑक्सीजन का भी हो सकता है. ए जो है वो इस इक्वेशन के अंदर ऑक्सीजन या सल्फर को रिप्रेजेंट करता है. अगर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो तो ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है. अगर एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो तो यहाँ पर ये सल्फर को रिप्रेजेंट करता है. तो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है H2A प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इनके मिलने से यहाँ पे ये ग्लूकोज भी बनता है, वाटर भी बनता है. ये जनरलाइज्ड इक्वेशन आप करोगे. उसके बाद जब जनरलाइज्ड इक्वेशन करोगे तो हम फिर इसको स्पेसिफाई करते हैं थोड़ा सा. ये आप इसकी डेफिनेशन करेंगे. डेफिनेशन के बाद ये जनरल इक्वेशन लिखेंगे. उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे. ये आप लिखोगे अगर ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है तो फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर आएगा जैसे यहाँ पर ए था. ये जनरलाइज्ड इक्वेशन थी. अब हम देख रहे हैं जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग प्रोसेस के लिए होती है. तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग के लिए होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके रिजल्ट में CH2 और ऑक्सीजन और वाटर. और इसके अंदर आप बता दोगे कि ये CH2 जो है ये कार्बोहाइड्रेट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक को. इसके अलावा ये रिडॉक्स रिएक्शन है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है और वाटर इसके अंदर रिडक्टेंट है और ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर ऑक्सीडेंट है. रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो ये एक जनरलाइज प्रोसेस लिखोगे. सेम इसी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये H2O है, ये H2A है. ये जनरल इक्वेशन है. यहाँ पर अगर O लगा दोगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. अगर यहाँ पर S लगा दोगे तो नीचे हम सल्फर बैक्टीरिया की पढ़ेंगे वो बन जाएगी. और फिर ये प्रोडक्ट्स भी आप देख रहे हैं कि ये सेम ही है. ये A जो है ये इस ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सेम इक्वेशन है. बस आप इसमें बता रहे हो कि अगर ऑक्सीजन लगा रहे हो तो ये किसकी बन गई है. ये बन गई है आपकी ऑक्सीजेनिक की. देन उसके बाद अगर सल्फर बैक्टीरिया वाली प्रोसेस देखी जाए तो उसके अंदर जो है ये सल्फर बैक्टीरिया के अंदर होती है और इसके अंदर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो रिडक्टेंट होता है वाटर की जगह पर. तो ये इक्वेशन अगर आप देखें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सेम ही है. यहाँ पर H2O की जगह पर यहाँ पर S लग गया है. बाकी जो है वो प्रोसेस सेम है. जहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वहाँ पर सल्फर आ गया है. और एक और चीज़ बताई गई है. ये जो H2S है ये 2H2S इसकी एक वैल्यू बताई गई है कि इसके अंदर फोर इलेक्ट्रॉन 4H माइनस और 2 सल्फर जो है ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और अगर फिर ये वाला ये 2H2 इस इक्वेशन के अंदर 7.3 के अंदर अगर आप ये 7.4 वाली वैल्यू पुट कर दें, ये जो 2H2S है इसकी ये जो सारी वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो इसका आंसर क्या बनता है वो यहाँ पर दिखाया गया है. ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये उसकी वैल्यू आपने पुट कर दी तो ये इक्वेशन यहाँ पर ऐसे आ गई. इस इक्वेशन के अंदर आपने ये वाली वैल्यू पुट की है. यहाँ पर H2S के अंदर ये वाली वैल्यू आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा. फिर ये 2 प्लस है और ये 2 प्लस है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे. इस वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ पर ये इक्वेशन बताई गई है. तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है, जनरलाइज्ड इक्वेशन बता देनी है. और अगर ऑक्सीजेनिक देन उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ऑक्सीजेनिक वाली इक्वेशन अलहदा बतानी है और एनऑक्सीजेनिक वाली इक्वेशन आपने अलहदा से बतानी है. तो लाइट डिपेंडेंट का जो प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली NADPH और ATP को जनरेट करना होता है. और ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी उसके अंदर एंडिंग पे NADPH और ATP जो है वो एज अ प्रोडक्ट रिसीव होते थे. तो ये आपका टॉपिक है ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का. इनकी आपको 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन इनकी अलग अलग डेफिनेशन भी आ सकती है और इकट्ठा भी इनके अंदर डिफ्रेंशिएट करना आपको आ सकता है. आपने एक टॉपिक पढ़ा था कि C3 और C4 प्लांट्स के बारे में.
C3 और C4 प्लांट्स के डिफरेंसेस देखे थे कि वे कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो C3 के अंदर प्रेजेंट है और कौन सी C4 के अंदर प्रेजेंट है, और ये एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनकी इस C3 और C4 प्लांट्स की प्रोसेसेस पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो अब हम वो फैक्टर्स देखते हैं। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ये पेज जो है ये आपका जिस पेज पे आपने कैल्विन साइकिल किया था उसी पेज पे ये एंडिंग से स्टार्ट हो रहा है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ C3 पाथवे। तो सबसे पहला फैक्टर जो कि C3 पाथवे पे C3 प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट करता है, तो हम देखते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन किस तरह से इसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज करती है। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, फॉर एग्जांपल सोयाबीन, वीट, पोटैटो। तो जितनी कार्बोहाइड्रेट एट टाइम्स इन्होंने बनानी होती है, जितनी इनकी यील्ड आनी होती है, उतनी नहीं आती ड्यू टू सम रीजंस। और ये मोस्टली होता है समर्स में, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वाटर स्ट्रेस प्लांट के अंदर क्रिएट हो जाती है। प्लांट्स के अंदर जब वाटर स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मियों में हाई हो जाता है, तो प्लांट क्या करते हैं, अपने जो स्मॉल पोर्स जिनको स्टोमेटा कहा जाता है उनको क्लोज कर लेते हैं। स्टोमेटा को इसलिए क्लोज किया जाता है ताकि वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन के थ्रू जो है वो लूज ना हो, या ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस भी ना हो, ताकि प्लांट के अंदर जो वाटर है उसको कंजर्व किया जा सके। डेफिनेटली जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो उन स्टोमेटा के ज़रिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से एंटर होनी होती है वो भी स्टॉप हो जाती है, और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट रिलीज़ होती है, और फिर वो ऑक्सीजन से ह्यूमन बींग्स और बाकी एनिमल्स फ़ायदा लेते हैं, वो ऑक्सीजन भी बाहर जाना स्टॉप हो जाती है। जैसे ही स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स के अंदर जितनी भी पहले ऑलरेडी प्रेजेंट होती है प्लांट उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, और ऑक्सीजन जो है जो बनती जाती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाती है, जमा होने लग जाती है और स्टोर हो जाती है। जब ये सारी प्रोसेसेस हो रही होती हैं तो फिर बहुत से और रिएक्शंस जो हैं वो स्टार्ट होने लग जाते हैं, जिसके अंदर बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर रुबिस्को एक एंजाइम होता है। रुबिस्को की आपको अगर डेफिनेशन आ जाती है तो आपने इसमें ये करना है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू RuBP इन कैल्विन साइकिल। तो बेसिकली ये RuBP को राइबोलोज बाइबिसफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच करता है कैल्विन साइकिल के अंदर। तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो यही RuBP यही रुबिस्को जो है ये RuBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करने की जगह उसको ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने लग जाता है। मीन्स अगर स्टोमेटा ओपन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, लेकिन जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह RuBP को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने लग जाता है। और इन सारे स्टेप्स के दौरान RuBP जो कि कैल्विन साइकिल के दौरान बनता है, कैल्विन साइकिल के दौरान यूज़ हो रहा होता है, वो डिग्रेड होने लग जाता है, और इसकी डिग्रेडेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और RuBP की ये जो डिग्रेडेशन होती है इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। मीन्स आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले क्या हुआ कि प्लांट्स के जब वो वाटर स्ट्रेस में आते हैं, जब हाई टेम्परेचर गर्मियों में हो जाता है तो प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं ताकि कोई भी इनटेक आउटटेक प्लांट के अंदर ना हो जाए। जैसे ही स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही होती है वो भी स्टॉप हो जाती है, जो ऑक्सीजन बाहर जानी होती है वो भी स्टॉप हो जाती है। फिर प्लांट के अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, स्टोर होती है, प्लांट उसको यूज़ करने लग जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से बनती है उसको स्टोर करना स्टार्ट कर देता है। अब ऑक्सीजन स्टोर होने लग जाती है तो जो रुबिस्को एक एंजाइम होता है जिसने RuBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करना होता है, वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने लग जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो प्लांट के बाहर तो जा नहीं सकती, तो वो सारी ऑक्सीजन को RuBP के साथ बाइंड करने लग जाता है। और फिर RuBP की भी जो कैल्विन साइकिल से RuBP जो बनता है, जो उसमें इन्वॉल्वमेंट शो करता है, वो RuBP भी डिग्रेड होने लग जाता है, और ये डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है इसको फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। और ये प्रोसेस इंटेंस सनलाइट में होती है, क्योंकि प्लांट तभी स्टोमेटा को क्लोज करते हैं जब लाइट बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो तभी ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो है वो हो रही होती है। और इस प्रोसेस के दौरान जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिलीज़ होता जाता है।
फोटो रेस्पिरेशन की ये जो प्रोसेस है ये प्लांट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, और ये प्लांट्स के अंदर क्यों होता है इसकी भी अभी तक कोई वेल डिफाइंड रीज़न जो है वो नहीं पता लगी। ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग जितने उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं ये एक यूजलेस प्रोसेस है, और ये विदाउट रीज़न जो है वो प्लांट्स में एट टाइम स्टार्ट हो जाती है जब कभी प्लांट जो है वो अंडर स्ट्रेस कंडीशन होता है। और ये प्रोसेस फोटोसिंथेटिक जो प्लांट की एबिलिटी होती है उसको रिड्यूस कर देती है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में compete करना पड़ता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में प्लांट को नहीं करना पड़ता। C3 प्लांट्स के अंदर हमने देखा कि फोटो रेस्पिरेशन जो है वो उन प्लांट की एबिलिटी की फोटोसिंथेटिक एबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, लेकिन जो बहुत से ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन प्लांट की एबिलिटी को रिड्यूस नहीं करती, और इसी की एग्जांपल है C4 प्लांट। C4 प्लांट्स जो हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी जो उनकी होती है वो फोटो रेस्पिरेशन की वजह से फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी फोटो रेस्पिरेशन की वजह से रिड्यूस नहीं होती। मीन C3 प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, जबकि C4 प्लांट्स के ऊपर ऐसा नहीं होता। और C4 प्लांट्स में कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताई गई हैं, कॉर्न, शुगर केन, क्रैब ग्रास। तो ये डिफरेंट प्लांट्स के नेम्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं। और C4 प्लांट्स क्योंकि इनके अंदर ऐसी टेक्निक्स प्रेजेंट होती हैं कि ये फोटो रेस्पिरेशन से अपने आप को बचा सकते हैं, इस वजह से इनकी फोटोसिंथेटिक एबिलिटी जो है वो रिड्यूस नहीं होती। C4 प्लांट्स को C4 प्लांट इस वजह से कहा जाता है कि इनके अंदर जब कार्बन फिक्सेशन हो रही होती है तो पहला जो कंपाउंड डिटेक्टेबल कंपाउंड होता है जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो C4 कार्बन कंपाउंड होता है, ना कि C3 कार्बन कंपाउंड जैसे कि कैल्विन साइकिल के अंदर होता है। जो 4 कार्बन कंपाउंड कार्बन फिक्सेशन के दौरान बनेगा वो 4 कार्बन कंपाउंड फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा बंडल शीट सेल्स में, जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर ये बंडल शीट सेल्स जो होते हैं, इन सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 4 कार्बन कंपाउंड से डिलीट कर दी जाती है, निकाल ली जाती है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड से निकाली जाती है उसको शुगर के साथ फिक्स कर दिया जाता है, जैसे कि C3 पाथवे के अंदर भी होता है। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि C4 प्लांट्स के अंदर हो। उसकी रीज़न ये है कि C4 प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। C3 प्लांट्स के अंदर भी फोटो रेस्पिरेशन तभी होती है जब उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लो हो जाती है। तो C4 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हाई रहती है, और इसी रीज़न की वजह से साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे प्लांट जैसे सोयाबीन, वीट, जो कि हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेली यूज़ के लिए, इन क्रॉप्स के अंदर C4 पाथवे को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, ताकि जो फोटो रेस्पिरेशन की वजह से C3 प्लांट्स के अंदर जो उनकी यील्ड कम होती है, जो इकोनॉमिकली वो लॉस करते हैं, वो ना हो सके। तो ये आपने करना है। अगर आपको आ जाता है C3 और C4 प्लांट्स का डिफरेंस, तो उसमें जो डिफरेंस आपको ऑलरेडी करवाए थे वो आपने करने हैं, और अगर फैक्टर आ जाता है तो उसके अंदर आप ये वाला डिस्कस कर सकते हैं।